दोस्तों, आइए लोकतंत्र पर कुछ चर्चा करें। कहा जाता है कि लोकतंत्र में जनता की हुकूमत होती है, लेकिन क्या यही लोकतंत्र की असलियत है? यह सही है कि लोकतंत्र में सत्ता पाने के लिए जनता का समर्थन आवश्यक होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि पूंजी की बड़ी ताकतें भी आपका समर्थन करें, साथ में नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा भी साथ में आए, तब कहीं जाकर सत्ता का समीकरण पूरा बनता है। बिना इस समीकरण को देखे हुए, इसकी समीक्षा किए हुए राजनीतिक परिस्थिति का जो भी आकलन होता है वो गलत साबित होता है। अगर आपको इसी समीकरण की रोशनी में लोकतांत्रिक राजनीति की हकीकत को जानना समझना है तो नई परख चैनल देखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ जुड़िए। धन्यवाद। नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से देश की राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। देश में जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की और खासतौर पे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के मूड का पता लगाना अत्यंत मुश्किल है। मध्य प्रदेश में उन्होंने यह फैसला किया कि बहुत सारे मंत्री और सांसद भी चुनाव लड़ेंगे। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या यह शिवराज सिंह चौहान का पत्ता काटने की कोशिश है या फिर यह एक बहुत ही शानदार रणनीति है जहां पर वो कांग्रेस के प्रभाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुनकर आए तो वो जिन भाजपा के पहले से मौजूद 3 मुख्यमंत्रियों से नाराज थे, उनमें एक थे शिवराज सिंह चौहान, दूसरी थी राजस्थान की वसुंधरा राजे सिंधिया और तीसरे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोग नहीं थे, ये उनसे पहले भाजपा के जमे हुए क्षेत्रीय नेता थे, जिन्होंने अपनी दम पर भाजपा को तीनों प्रदेशों में सत्ता दिलाई थी। नरेंद्र मोदी ऐसे मुख्यमंत्रियों को नहीं पसंद करते जो अपनी दम पर सत्ता दिला सकें। और इसी तरह से एक चौथे बड़े क्षेत्रीय नेता बीएस येदियुरप्पा थे कर्नाटक के। देखिए, न तो येदियुरप्पा से कभी मोदी की पटी, न रमन सिंह से कभी मोदी की पटी, न वसुंधरा राजे सिंधिया से मोदी की पटी, और न ही उन्होंने कभी शिवराज सिंह चौहान को प्रोत्साहित किया। वो इन नेताओं को नहीं हटा सके, वो उनको हाशिए पर नहीं डाल सके, ये इनकी मजबूरी थी। लेकिन उनकी लगातार कोशिश रही कि कैसे इन नेताओं को हटाया जाए। ये तो किस्मत का खेल रहा कि 2018 के चुनाव में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने भाजपा का छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ कर दिया और उसी के साथ में रमन सिंह का राजनीतिक कैरियर भी तकरीबन समाप्त हो गया और अब वो रिटायरमेंट की मुद्रा में है। इसलिए मोदी को उन्हें हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज तो स्थिति यह है कि उनको शायद टिकट भी न मिले इस बार। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जमे रहे, 2018 में हार गए चुनाव, थोड़े 50-60 सीटों से हारे। उनकी डिफीट जो थी वो बहुत बड़ी हार नहीं थी। और उसके बाद फिर से भाजपा ने माधवराव सिंधिया को तोड़कर और दूसरी तोड़फोड़ करके दोबारा सत्ता हासिल कर ली मध्य प्रदेश में। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को, और फिर उन्हें मजबूरी में शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। उधर राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी 2018 में, लेकिन वसुंधरा राजे का राजस्थान भाजपा के ऊपर जो प्रभाव था वो कभी भी कम नहीं हुआ। आज भी वो राजस्थान की भाजपा की राजस्थान में सबसे बड़ी नेता है। और अगर उन्हें भाजपा मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाएगी तो इससे भाजपा को राजस्थान में नुकसान होगा। ये भाजपा के विरोधी और समर्थक दोनों मानते हैं। अब समस्या ये है कि मध्य प्रदेश में, आपका प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में सांसदों और विधायकों को, वरिष्ठ सांसदों और विधायकों को, मामूली सांसद विधायक नहीं, उनको विधायकी के चुनाव में क्यों उतारा गया है, ये एक आपने सवाल पूछा है। पहली बात तो यह है कि भाजपा ऐसे प्रयोग पहले भी करती रही है। भाजपा ने कर्नाटक में ऐसे प्रयोग किए हैं, भाजपा ने पिछली बार पश्चिम बंगाल में भी इस तरह के प्रयोग किए थे, अन्य प्रदेशों में भी भाजपा कुछ ना कुछ ऐसा करती रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो उसने किया है उसमें संख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ी संख्या है जिसमें इस तरह के लोगों को चुनाव में उतारा गया है। अच्छा, अब सवाल यह है कि जब भाजपा के प्रवक्ताओं से यह प्रश्न पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाजपा में तो कर्तव्य है, पार्टी का अनुशासन है, पार्टी का किसी नेता का कद क्या है और पद क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं एक टीवी चैनल पर बहस करके आ रहा हूं, वहां भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता यही कह रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया अगर कद और पद का सवाल नहीं है तो क्या अमित शाह को अगर स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने के लिए भाजपा आलाकमान कहेगा
तो वो कैसा लगेगा आप सब लोगों को? ये सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन इस बार पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं? तो ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ, ना कोई वरिष्ठता क्रम का ख्याल। यही कारण है कि विजयवर्गीय ने तो ये भी कह दिया कि भाई हमको तो चुनाव लड़ने की कोई इच्छा ही नहीं है, एक प्रतिशत भी इच्छा नहीं है, वो ये कह रहे हैं विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय। दूसरे जो दूसरे नेता हैं, उनमें से कोई ये तो नहीं कह रहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन सब बड़े अनबने ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। और जो लोग 5 साल से विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वो सब धीरे धीरे बगावत के मूड में आ रहे हैं। पार्टी अनुशासन का जहां तक सवाल है, पार्टी अनुशासन जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक पार्टी अनुशासन दिखाई पड़ता है हर जगह। जैसे ही चुनाव सामने आता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी जो होती है, यानी सबसे पहली मार पड़ती है, वो पार्टी अनुशासन पर पड़ती है, फिर बगावत की बहार आती है। तो मैंने उनसे पूछा, भाजपा के प्रवक्ता थे, मैंने उनसे पूछा कि अभी हिमाचल प्रदेश में तो बगावत बागियों की बहार आई हुई थी, और इतनी बड़ी बहार थी कि उसमें पार्टी की खिजा आ गई, यानी पार्टी चुनाव हार गई। और बागियों से खुद नरेंद्र मोदी ने फोन करके कहा कि आप वापस ले लीजिए पर्चा। बागियों ने इतने अनुशासन प्रिय बागी थे कि उन्होंने पर्चा वापस लेने से इनकार कर दिया, प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद। अच्छा, तो प्रश्न इस बात का है कि ये सब जो हो रहा है, इससे भाजपा की घबराहट नजर आती है। ज्यादातर प्रदेशों में जहां भाजपा ने ऐसा किया है, एक आध जगह कामयाबी भी मिली है, लेकिन ज्यादातर प्रदेशों में जहां भाजपा ने ऐसा किया है, हो सकता है कि वो कुछ सीटें जीत गए हो ऐसी जो पहले उन्होंने न जीती हो, लेकिन वहां राज्यों में भाजपा की हार हुई है। देखिए, पश्चिम बंगाल में उन्होंने लॉकेट चैटर्जी को लड़ाया था, बाबुल सुप्रियो को लड़ाया था, स्वपन दास गुप्ता को लड़ाया था, और एक और किसी सांसद को लड़ाया था। केवल एक सांसद जीता, बाकी तीनों अपना चुनाव हार गए। और प्रदेश का चुनाव, राज्य का चुनाव भी हार गए। मध्य प्रदेश में पिछली बार 2 सांसदों को लड़ाया था, कर्नाटक में 2 सांसदों को लड़ाया था, येदियुरप्पा को, श्रीरामुलु को। वो दोनों अपना चुनाव जीत गए, लेकिन पार्टी चुनाव राज्य में हार गई। 2018 में जो मध्य प्रदेश में लड़ाया था, तब भी पार्टी चुनाव हार गई। तो आप जब इस तरह का प्रयोग करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ सीटों के नतीजे में हेरफेर हो जाए, लेकिन पूरे राज्य के चुनाव का नतीजा जो है उससे प्रभावित नहीं होता। राज्य के चुनाव का नतीजा तो कुछ दूसरे कारकों से प्रभावित होता है कि भाई आपके खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, आप किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है या नहीं। अब मुख्यमंत्री के चेहरे की तो हालत यह है कि जो मैंने पहले ही नई परख के मंच पे कहा था, मुख्यमंत्री के चेहरे की हालत तो यह है कि 18 साल से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है, उसको पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने को तैयार नहीं है। उसका चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री जब मंच पे होते हैं तो चुपचाप खड़ा रहता है, बगल में प्रधानमंत्री उसका नाम भी नहीं लेते हैं। जो मध्य प्रदेश के लिए नारा बनाया गया है, वो नारा ये है कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। उसमें शिवराज सिंह चौहान पूरी तरीके से नदारद हैं। जब शिवराज सिंह चौहान इस सवाल के सामने ये सवाल पेश किया जाता है, तो बड़ी खिसियानी मुद्रा में कहते हैं कि अब तो ये पक्का हो गया है कि मैं और जोर से जीतूंगा। तो ये जो पूरी स्थिति है भाजपा की मध्य प्रदेश में, वो इशारा करती है कि कहीं ना कहीं चुगली खाती है ये स्थिति, कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत ही परेशान और विचलित है। मुझे तो लगभग यकीन है कि भाजपा की ये रणनीति नहीं कामयाब होगी। हो सकता है किसी और वजह से कामयाब हो जाए, लेकिन ये रणनीति भाजपा की कामयाब नहीं होने वाली है। और देखिए, मध्य प्रदेश क्या है, गुजरात के बाद सबसे बड़ा जो कहते हैं सबसे बड़ी जो प्रयोगशाला रही है जनसंघ के जमाने से, मध्य प्रदेश की जनसंघ के जमाने से वो हिंदुत्व की, वो मध्य प्रदेश रही है। और मध्य प्रदेश में भाजपा की जड़ें बहुत गहरी हैं। उसके पास एक कोर वोटर है, जो चुनाव भाजपा जीते हारे, लेकिन वो वोट उसको जरूर मिलता है। जब आपकी और काफी नेताओं की भी लंबी कतार है, स्थानीय स्तर पर काफी कार्यकर्ता वगैरह मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इसके बावजूद भाजपा की मध्य प्रदेश में ये स्थिति होना, ये बताती है कि राज्यों की राजनीति में भाजपा का सब कुछ ठीक नहीं है, काफी चीजें गड़बड़ है वहां पर। जहां तक मेरी जानकारी है, और मेरे कुछ ऐसे मित्रों ने जो कि मध्य प्रदेश की भाजपा की राजनीति को मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि केंद्रीय आला कमान ये मानता है कि कम से कम शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के 18 से 20 मंत्री बिल्कुल इस बार चुनाव हारने जा रहे हैं। तो फिर अब जब वो चुनाव हार रहे हैं अपनी अपनी सीटों से, उनका टिकट काटना तो मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत बड़े स्तर के नेता हैं। तो फिर उसकी भरपाई करने के लिए
आला कमान ने रणनीति बनाई है कि कुछ ऐसी सीटों पर जो कि जिन पर कांग्रेस का कब्जा है, वहां पर वो बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को उतारे चुनाव, ताकि कांग्रेस से वो सीटें छिन जाए, यानी भाजपा से सीटें उधर जाएं, इधर कांग्रेस से वो सीटें छिन जाएं। इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, प्रहलाद पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, और दूसरे सांसदों को, कैलाश विजयवर्गीय जो कि 6 बार से एमएलए रह चुके हैं और भाजपा के बड़े जनरल सेक्रेटरी और नेता हैं, उन सबको चुनाव में उतारने की बात हो रही है। लेकिन क्या सब लोग खुशी खुशी चुनाव लड़ेंगे, या ये जिन लोगों का पत्ता इनकी वजह से साफ हो रहा है, वो क्या प्रसन्नतापूर्वक इनका साथ देंगे? राजनीति की जो जरा सी भी जिनको जानकारी है, वो ये जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। राजनीति में फिर दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूं कि जो पार्टी अनुशासन है वो 2 चुनावों के बीच में कायम होता है। चुनाव के अंदर पार्टी अनुशासन नहीं होता। चुनाव के अंदर तो दांव, वो तो 5 साल के लिए कौन अपना दांव छोड़ता है? तो ये लगभग इसी से मिलती जुलती स्थिति उसकी राजस्थान में है। राजस्थान भी भाजपा का एक बड़ा स्थापित प्रदेश है और वहां भी ऐसा समझा जाता है, और भाजपा की तरफ से ऐसे साफ संकेत भी आए हैं कि वहां भी बड़े पैमाने पर जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं, जो सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, उन सबको चुनाव में वहां उतारा जा सकता है। यहाँ तक कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनका भी नाम आ रहा है कि उनको भी चुनाव में उतारा जा सकता है। अब आप कल्पना कीजिए, जो देश की लोकसभा का अध्यक्ष है वो एमएलए का चुनाव लड़ रहा है वहां से। अगर मान लीजिए जीत गया तो अच्छी बात है, अगर जीत गया तो वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, और अगर हार गया तो फिर वो क्या करेगा? वहां से इस्तीफा देकर फिर से लोकसभा का जो शरद अधिवेशन है, जाड़ों का सत्र होगा, क्या उसमें फिर से जाके वो स्पीकर ही करेगा वहां जाकर? तो अब इन बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा किस तरह की हड़बड़ाहट और झपसट में है। मुझे नहीं लगता कि एक ऐसी पार्टी जो कि अपनी रणनीतिक कुशलता के लिए जानी जाती है, उसके लिहाज से ये कोई बहुत साफ सुथरी रणनीति है। जैसे कि हमारे मित्र संजय कुमार ने कहा भी है कि रणनीति बनाने का हर पार्टी को हक होता है, लेकिन परिपाटी के लिहाज से ये अच्छी परिपाटी नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा करके भाजपा अपनी घबराहट का पता दे रही है, अपनी घबराहट का पता दे रही है, और बहुत संभावना ये है कि ये उल्टे मांस बरेली पड़ जाएं और ये रणनीति जो है वो भाजपा के लिए एक दोनों जगहों पर एक बड़ी बगावत को जन्म दे, एक ऐसी बगावत को जन्म दे जिससे भाजपा अगर अच्छा प्रदर्शन कर भी सकती थी तो उससे और ज्यादा वो सांसद में फंस जाए। जी, आगे बढ़ने से पहले मैं आपने एक अंत में एक मुहावरे का इस्तेमाल किया, उल्टे मांस बरेली पड़ जाना। तो इसका क्या अर्थ हुआ? ये मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो उत्तर प्रदेश में मतलब ये वही है कि आप जिसको बैकफायर करना कहते हैं, बूमरैंग करना कहते हैं, उसी का रोहेलखंडी, बरेली रोहेलखंड में है तो रोहेलखंडी मुहावरा है। ये जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ये जो प्रयोग कर रही है, तो क्या इसके पीछे ऐसा लगता है कि उनके मन में शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया को सेट करने की भावना है कि भाई अब ये इन नेताओं से तो ये लोग छुटकारा पाना ही चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि वसुंधरा राजे न तो नरेंद्र मोदी की बात मानती है, न अमित शाह की बात मानती है, न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात मानती है। अगर वो मुख्यमंत्री बन गई तो वो किसी की नहीं मानेंगी, फिर वो बाकायदा एक स्वायत्त और स्वतंत्र मुख्यमंत्री होंगी। सही निर्णय लें, गलत लें, लोकप्रिय हों, अलोकप्रिय हों, विफल हों या सफल हों, लेकिन वो करेंगी अपने मन की। ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं और उन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान में भाजपा को पहली बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो वो एक इस तरह की मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश में बहुत इतने 18 साल के बाद भी व्यक्तिगत रूप से वो अलोकप्रिय नेता नहीं है वहां पर। आप देखिए 18 साल तक जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो और जिसके खिलाफ 20 साल पुरानी एंटी इनकम्बेंसी हो, अगर निजी तौर पे आप लोगों से पूछें कि भाई ये मुख्यमंत्री अलोकप्रिय है, तो अलोकप्रिय नेता नहीं है। जो रेटिंग एजेंसियां हैं, जब वो रेटिंग करती हैं, तो अभी भी मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे आगे उनका नाम रहता है। उसके बाद कमलनाथ का नाम आता है या दूसरे का नाम आता है। हालांकि फर्क दोनों कमलनाथ और उनके बीच में फर्क कम हुआ है, लेकिन नंबर 1 पे अभी भी शिवराज सिंह चौहान है। तो एक ऐसा नेता जो कि जिसे मोदी मैजिक की आवश्यकता नहीं रही अपने राजनीतिक कैरियर में। वसुंधरा राजे को भी मोदी मैजिक की आवश्यकता नहीं है, ना रमन सिंह को मोदी मैजिक की आवश्यकता थी। ठीक है, अब वो राजनीति के हाशिए पर चले गए हैं, पृष्ठभूमि में चले गए हैं, उनकी उम्र भी है और वो चुनाव उनके नेतृत्व में बहुत बुरी तरह भाजपा चुनाव भी हारी थी। तो ये बात सही है, लेकिन नरेंद्र मोदी मनोहर लाल खट्टर जैसे मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने बात कर रहा हूं कि
ये तीनों ऐसे नेता थे जो जिन्हें भाजपा के नेतृत्व के अंदर मोदी का आदमी नहीं समझा जाता था। मोदी इन राज्यों में अपने आदमी बैठाना चाहते और वो आदमी ये नहीं है। अब सवाल ये नया आदमी कौन हो? छत्तीसगढ़ में तो वो हार गए, हारने के बाद में अभी तक कोई नया नेतृत्व उन्होंने खड़ा नहीं किया। आप देखिए ना, छत्तीसगढ़ में आज तक 5 साल हो चुके हैं वो चुनाव हारे हुए, किसी नए नेता को उन्होंने रमन सिंह के मुकाबले खड़ा किया हो, कोई नाम सामने आता नहीं है। राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत को खड़ा करने की कोशिश की गई थी वसुंधरा राजे के, वो कुछ नहीं कर पाए। आज उनका नाम भी किसी तरह की दौड़ में नहीं है, वो रेस से बाहर है। अपने आप को उन्होंने एक तरह से, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को अपनी राजनीति की है, उससे वो वसुंधरा राजे के मुकाबले बिल्कुल नहीं टिक पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान की शख्सियत के आसपास कोई भी नहीं है इनमें से जिन नेताओं का जिक्र किया गया है। तो हो सकता है कि भाजपा सोच रही हो कि इन राज्यों में हम चुनाव जीतेंगे हारेंगे वो तो अलग बात है, इस मौके का फायदा उठाकर हमें कुछ नए नेताओं को राज्य की राजनीति के दंगल में उतार देना चाहिए। अगर वो जीत गए और इस जरिए हमारा दांव चल गया, देखिए ये भाजपा में बड़े दुस्साहसी प्रयोग करने की परंपरा है। आपको ध्यान होगा दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव में, पिछले चुनाव में, इस चुनाव में नहीं, सारे लोगों को हटा दिया गया था, सारे उम्मीदवार बदल दिए थे, 100% उम्मीदवार बदल दिए थे, 100% टिकट काट दिए गए थे। फिर वहां पे गुजरात में देखिए कि मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को ही पूरा बदल दिया गया। तो यहां भी उनको अच्छा नतीजा मिला था और वहां भी उनको अच्छा नतीजा मिला गुजरात में। लेकिन ये बहुत ही होल सोल किस्म के थोक के प्रयोग थे, इसमें 100% चेंज था, 100% चेंज किया गया था। जबकि ये जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, ये पीस मील है, टुकड़ों टुकड़ों में किया जाने वाला परिवर्तन है। इसलिए इसमें उस तरह के नतीजे मिलने की संभावना बहुत ही कम है। मेरा मानना यह है, और ये कांग्रेस का आरोप भी है, मुझे लगता है कांग्रेस का आरोप है कि ये सब, कांग्रेस का आकलन ये है कि मुंह के बल गिरेंगे। मैं एक मोटे तौर पे मैं इससे सहमत प्रतीत होता हूं, क्योंकि इस प्रकार के जो कदम उठाए जाते हैं, इन कदमों से कार्यकर्ताओं में उत्साह कम पैदा होता है, अंदेशे ज्यादा पैदा होते हैं, लोग जुड़ते कम हैं, पहले से जुड़े हुए लोगों में से कुछ लोग टूट के अलग हो जाते हैं, ये स्थिति होती है। जंग में अभी मेरे मित्र विजय त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग खुद प्रत्याशियों की लिस्ट बना रहे थे, उन्होंने पाया कि उनका ही नाम उस सूची में निकल आया। यानी ये वो नेता हैं जिनको प्रत्याशियों की लिस्ट बनाने का काम दिया गया होगा कि भाई आप बताइए आपकी पसंद के उम्मीदवार कौन है, फिर उन्हीं में से छांट के तो बाद में पता लगा इनके खुद के नाम है। अब तो बहुत सारे मध्य प्रदेश के नेता ऐसे हैं जो मनी मन माला जप रहे होंगे, उनके लिए फरमान ना आ जाए कि आपको भी चुनाव लड़ना है। माधवराव सिंधिया भी सोच रहे होंगे कि अरे कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नाम आ जाए तो मुझे भी मैं कैसे मना करूंगा, मुझे भी चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हें भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। नहीं, लेकिन क्या इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि जो नेता भेजे गए हैं शायद वो मुख्यमंत्री पद के रेस में हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम नहीं आया तो वो रेस में भी नहीं है? नहीं, वो तो खैर रेस से बाहर ही है, उसमें पहले से ही है। अब ये नेता जो हैं, अगर आला कमान की रणनीति ये है कि एक साथ हम मुख्यमंत्री पद के 5 दावेदारों या 6 दावेदारों को उतार दें वहां पे, तो ये भी तो कोई ऐसी रणनीति नहीं है जिसकी बहुत तारीफ की जाए। इसका मतलब है कि भविष्य में अगर ये सब नेता जीत गए तो बड़ी सिर फुटबॉल होगी, फिर मतलब क्या होगा? ये सब बातें, ये बहुत साफ सुथरी और व्यवहारिक रणनीति पहली नजर में नहीं दिखाई पड़ती। देखिए, अगर ये रणनीति सफल होती है तो हम सब लोग अपना शब्द वापस ले लेंगे, हैं? और कहा जाएगा भाई भाजपा ने बड़ी दूरंदेशी उसके साथ काम किया। अगर ये विफल होती है रणनीति तो अब लगेगा कि हम लोगों की आलोचना सही थी। लेकिन अगर आप सामान्य ज्ञान का प्रयोग करें और निष्पक्ष होकर समीक्षा करें तो कोई नहीं कहेगा कि ये रणनीति एक साफ सुथरी और बेहतर रणनीति। तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की घबराहट को दिखाता है कि शायद वो किसी भी तरह से करके चुनाव जीत जाए, लेकिन वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हारने का नतीजा बहुत गहरा और दूरगामी निकलेगा, आप ये निश्चित समझिए। और मध्य प्रदेश से भी ज्यादा राजस्थान में अगर भाजपा चुनाव में अपनी सरकार नहीं बना पाई और अशोक गहलोत की सरकार दोबारा बन गई तो उसका नतीजा तो मध्य प्रदेश से भी ज्यादा संगीन होगा। टीवी पे भले ही इस प्रकार के दावे किए जाएं कि पिछली बार भी सब जगह चुनाव हार गए थे लेकिन लोकसभा चुनाव में तो सुपड़ा साफ हो गया था सबका, वो लोग जानते हैं कि दोबारा फिर उस प्रदर्शन को दोहराना जो 100% था वो लगभग नामुमकिन है। ये हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं, उसमें कुछ ना कुछ कटौती होगी ही। अगर विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो ये उम्मीद है कि उस प्रदर्शन को फिर से दोहराया जा सके।
अगर ये विधानसभा चुनाव हार गए तो निश्चित रूप से दोनों प्रदेशों में लोकसभा में भी सीटें कम होंगी, कहीं 5 कम होंगी, कहीं 10 कम होंगी, लेकिन सीटें कम जरूर होंगी। और एक-एक सीट कम होने का मतलब है कि भाजपा बहुमत से उसी के हिसाब से दूर होती जा रही है। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करते हैं देश की राजनीति के बारे में, उससे जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों के बारे में। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे और अन्य मुद्दों पर बातचीत करेंगे। नमस्कार।